क्या चीजें हमें समझनी है। कुछ इसमें कीवर्ड्स हैं, है ना। जैसे कि सोवरेन का क्या मतलब है, सोशलिस्ट का क्या मतलब है, सेकुलर का क्या मतलब है, डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है, रिपब्लिक का क्या मतलब है। ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये हमें समझना है। उसके बाद यहाँ पे चार तरह की चीज, ध्यान से सुनो, कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे पिछले क्लास में कि किस तरह से हम लोगों ने, ऑल्दो ये कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कुछ लोगों ने किया जो हमारे इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव थे। हाइवर इसमें कौन से वर्ड से स्टार्ट किया गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व। सोलोमनली रिजॉल्व का मतलब है बिना किसी प्रेशर के हम अपनी अंतरात्मा से, हम अपने सोच विचार से, यह रिजॉल्व करने का मतलब डिसाइड करना। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना कि अब हमारा जो रिजॉल्व करना मतलब कि हम लोगों ने पूरी तरह से यह डिसाइड किया कि हम लोग भारत को बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, एज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये पांच तरह की, तो क्या ये भारत का एक नेचर बता रहा है कि क्या भारत कैसा कंट्री होगा, है ना। सो पांच नेचर की बात यहां पे की गई है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। आपको इसी ऑर्डर में याद करना है, ये नहीं कि ये बस पांच किसी किसी ऑर्डर में याद कर लिए। डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, उससे पहले है सोवरेन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, और भारत के सभी नागरिकों के लिए हम सिक्योर करना चाहते हैं, इंश्योर करना चाहते हैं कि हर नागरिक को मिले क्या क्या चीजें, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी। तो इन ये चार, पहले तो हमने भारत के नेचर के बारे में बताया कि ये पांच तरह की भारत की नेचर होगी। उसके बाद हमने हर नागरिकों के लिए चार चीजें इंश्योर करने की बात की है। कौन कौन सी चीज, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग इन पांच और चार, 9 कीवर्ड्स का हम लोग मतलब समझेंगे कि इन सब का क्या मतलब है। और जब तुम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि काफी हद तक जो इंडिया की जो फंडामेंटल राइट्स है और जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्हीं चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस कर। भारत एक रिपब्लिक का मतलब आपको पता है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। रिपब्लिक का मतलब है कि हेड ऑफ स्टेट जो भी इंडिया के होंगे, भारत का जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा। रिपब्लिक का मतलब है हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। और भारत में हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। यूके में हेड ऑफ स्टेट कौन है, ब्रिटिश क्राउन, है ना। ब्रिटिश क्राउन का मतलब जो वहां के राजा हैं, किंग या क्वीन जो भी हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले क्वीन थी, अब किंग है वहां पे। अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए का कौन है हेड, प्रेसिडेंट। देखो जब हम लोग पॉलिटी में एक बहुत अच्छा तरीका है कि जब भी आप किसी चीज के बारे में पढ़े ना तो कंपेयर करना है। तो पूरी पॉलिटी में हम लोग जो कंपेयर करेंगे इंडिया को, इंडिया के सिस्टम को, वो यूके और यूएसए से कंपेयर करेंगे मोस्ट ऑफ द जगह। कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत रशियन से या फिर फ्रांस से, वो भी बहुत बेसिक सा। मेनली जो हम अपने पूरे सिस्टम को कंपेयर करेंगे किससे करेंगे, यूके से और यूएसए से। यही जब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स में हम लोग कंपेयर करेंगे यूएसए से और चाइना से। इसके अलावा भी अगर आपको किसी कंट्री के बारे में पता है तो आप लिख सकते हो। हाइवर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किससे कंपैरिजन ध्यान रखना है, इकोनॉमिक्स में यूएसए और चाइना, पॉलिटी में यूएसए और यूके, ठीक है। हाँ, कोई पावर नहीं होता, वो तो इंडिया के प्रेसिडेंट के पास भी कोई पावर नहीं होता। पर हेड ऑफ स्टेट का मतलब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्र का हेड किसको बताता है, प्रेसिडेंट। भले ही इनके पास पावर नहीं हो, पावर इसके पास भी बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो यूएसए के प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर है, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट है ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। हेड ऑफ स्टेट होने के साथ साथ यूएसए के प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होते हैं, सरकार के भी हेड होते हैं। इंडिया का प्रेसिडेंट स्टेट का तो हेड है, भारत जो राष्ट्र है उसका तो हेड है, लेकिन गवर्नमेंट का हेड नहीं है। इनके पास एक्चुअल में कोई रियल पावर नहीं, थोड़े से पावर हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सुझाव पर, एडवाइस पर काम करता है।
एक बार अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि यह एडवाइस सही नहीं है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिकंसिडरेशन के लिए कह सकता है ना। एक बार थोड़ा सा तो पावर है, लेकिन यही अगर आप देखोगे यूके का जो हेड ऑफ स्टेट है ना, जैसे हमारे प्रेसिडेंट है वैसे ब्रिटिश क्राउन है, इनके पास कोई पावर नहीं है, नथिंग, सिर्फ एक सम्मान का पोस्ट है। क्योंकि उनके यहाँ पे ये सिस्टम हजारों साल से चलता आ रहा है तो उन्होंने इस सिस्टम को कंटिन्यू रखा है ना। जो यूके के हेड ऑफ स्टेट हैं, क्या ये इलेक्टेड होते हैं? क्या इनका चुनाव होता है? नहीं होता। ऐसी व्यवस्था को कहते हैं मोनार्की सिस्टम। क्या कहते हैं? मोनार्की सिस्टम, जहां पे किसी एक फैमिली के जो जनरेशन है वो हेड बनते हैं। हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, लेकिन कैसा इलेक्शन होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। जब भारत आजाद हो रहा था तो ये एक सवाल आया कि जैसे हम लोग पहले यूके के अधीन थे, ब्रिटेन के अधीन थे, तो ये सोचा गया कि क्या हेड ऑफ स्टेट जो है हमें यूके जैसा ही रखना है, मोनार्क। तो ये डिसीजन हुआ कि नहीं, हमें हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्शन से बनाना है। अब सवाल आई, क्या हम लोग यूके के, यूएसए के जैसा डायरेक्ट इलेक्शन कराएं? तो फिर ये विचार आया कि चूंकि हमारे प्रेसिडेंट को कोई रियल पावर नहीं है तो डायरेक्ट इलेक्शन कराने का जो इतना खर्च है और जो ये जो सिस्टम है वो क्यों करना। अगर प्रेसिडेंट को आप कोई रियल पावर नहीं दे रहे हैं तो क्यों उनको डायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन बहुत कॉस्टली होता है, इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, तो इसीलिए जो है हमने प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन करा, क्योंकि इनके पास कोई रियल पावर नहीं है। पावर है थोड़ा सा, पर बहुत एज सच कोई रियल पावर नहीं है। इन सारे चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि प्रेसिडेंट को कब कब पावर है, किस किस तरह का पावर है, क्या क्या काम प्रेसिडेंट खुद से कर सकते हैं। तो रिपब्लिक का क्या मतलब है? हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड हो। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? गवर्नेंस की पावर किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास। तो डेमोक्रेसी है कि जहां पर जो पावर है, पावर ऑफ व्हाट? गवर्नेंस। और मैंने आपको एक चीज बताया था कि यहाँ पे गवर्नेंस में हम लोग सिर्फ दो तरह के चीजों को कंसीडर करेंगे। कौन कौन सा? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। जुडिशियरी को सेपरेट रखा जाता है ना। तो पावर ऑफ गवर्नेंस जो है वो इलेक्टेड लीडर्स के पास होना चाहिए। डेमोक्रेसी का डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी एक ऐसी सिस्टम है जिसमें पावर इलेक्टेड लीडर्स के पास होती है। इसी का मतलब है कि पावर, चूंकि डेमोक्रेसी का एक बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन आप लोगों ने बहुत बचपन में भी पढ़ा होगा। क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी का डेफिनेशन? गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ द पीपल का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के द्वारा चुनी जानी चाहिए ना। तो यहाँ पर हम लोग गवर्नमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या है? गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा सरकार को चुना जाना। फॉर द पीपल का क्या मतलब है? कि एक ऐसी सरकार जो लोगों के लिए काम करे। फॉर द पीपल का क्या मतलब है? एक ऐसी सरकार जो लोगों के लिए काम करे। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है इन डेमोक्रेसी? गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों के लिए गवर्नेंस करना, है ना। तो फॉर द पीपल का मतलब क्या है? गवर्नेंस लोगों के लिए होना चाहिए, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? वेलफेयर स्टेट। गवर्नमेंट का लक्ष्य क्या होना चाहिए? कि लोगों के लिए उसे गवर्नेंस करना है और इसमें लोगों की भलाई होनी चाहिए, जन कल्याण, इसको हम लोग कहते हैं वेलफेयर। अब बाय द पीपल का क्या मतलब है? कि सरकार जो है, डेमोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, है ना, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। बाय द पीपल का भी मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के द्वारा चलाई जा रही है ना। गवर्नमेंट किसके द्वारा चलाई जा रही हो? लोगों के द्वारा। तो लोगों के द्वारा गवर्नमेंट चलाने का क्या मतलब है? कि सपोज दैट गवर्नेंस का मतलब क्या? डिसीजन मेकिंग, है ना। किसी चीज पर जो है गवर्नेंस करने का मतलब डिसीजन लेना। तो इसको समझते हैं कि डेमोक्रेसी में गवर्नेंस जो है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा भी किया जा सकता है। इसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं? डायरेक्ट। मतलब कोई सरकार नहीं है, हर मैटर के बारे में, है ना। मान लो कोई लॉ बनाना है तो उस लॉ को हम लोग अभी कैसे बना, पार्लियामेंट में कोई लॉ बनाना है तो मेजॉरिटी अगर हाँ कर दे इस लॉ पे तो वो लॉ बन जाएगा, यही होता है ना। तो अगर सोचो कि किसी देश में बहुत कम जनता, किसी देश में बहुत कम नागरिक, तो ऐसा कर सकते हैं कि हर लॉ पे लोग वोट करें, रेदर देन कि हमारे चुने हुए लीडर्स लोग भी डायरेक्टली वोट कर सके। और दुनिया के कई सारे कंट्रीज में, खास करके जो छोटे कंट्री हैं, वहां पे प्लेबिसाइट कराया जाता है, जनमत कराया जाता है किसी बड़े मैटर पे लोगों के। अभी क्या होता है हमारे यहाँ, हर डिसीजन हमारे रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं, हमारे लीडर्स लेते हैं। क्या लोग डायरेक्टली कोई डिसीजन लेते हैं? भारत में कुछ जगहों पर लोगों ने डायरेक्टली डिसीजन लिया है। जैसे आप पढ़ोगे हिस्ट्री में जूनागढ़ के बारे में, जहां पे भी हम लोग पढ़ेंगे जूनागढ़ के बारे में पॉलिटी में अगले चैप्टर, जब हम लोग पार्ट 1 पढ़ रहे हो। आपने सुना होगा कि आजादी के बाद हमारे देश में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, 500 से ज्यादा। तो ये सारे
सारे प्रिंसली स्टेट भारत में जुड़ गए, मिल गए, 3 को छोड़ करके, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। प्रिंसली स्टेट समझते हो ना, हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया प्रिंसली स्टेट के बारे में। तो आजादी के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले ये 3 जो हैं, ये हैदराबाद, जूनागढ़ आजादी के समय तक, है ना, 1947 में 15 अगस्त 1947 को आजादी जब मिला, तो ये तीनों स्टेट, ये तीनों प्रिंसली स्टेट को छोड़ के बाकी सारे प्रिंसली स्टेट भारत का हिस्सा बन चुके थे। कौन से 3 प्रिंसली स्टेट हैं? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। आपको पता है कि ये सारे जो ये 3 स्टेट जो हैं, ये कहाँ पे हैं? अगर बात करें जूनागढ़ की, हैदराबाद की, तो हैदराबाद लगभग इस जगह पे था, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो है ये वाला है, और जूनागढ़ जो है ये यहाँ पे एक छोटा सा स्टेट है गुजरात में। गुजरात का ये वाला जो पार्ट है, इसे काठियावाड़ प्रोविंस कहते हैं। क्या कहते हैं? काठियावाड़ प्रोविंस। तो ये इस जगह पे जूनागढ़ नाम का एक छोटा सा प्रिंसली स्टेट था, हैदराबाद नाम का एक प्रिंसली स्टेट था। सो यहाँ पर 3, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। इसमें से आप पढ़ोगे कि जो जूनागढ़ था, यहाँ के राजा, जम्मू कश्मीर के राजा और हैदराबाद के जो राजा थे, इन्होंने डिसाइड किया कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, है ना। आपको याद है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बनाया, उसमें उन्होंने प्रिंसली स्टेट को 3 ऑप्शन दिए थे, या तो आप भारत में मिल जाइए, या पाकिस्तान में मिल जाइए, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहिए। तो बाकी के जितने भी प्रिंसली स्टेट थे वो या तो इंडिया में मिल गए या तो पाकिस्तान में मिल गए। 3 ने डिसाइड किया कि हम इंडिपेंडेंट। अब यहां पर जम्मू कश्मीर जो है ये तो एक सेपरेट एरिया है, इस तरफ पाकिस्तान ये, लेकिन जूनागढ़ और हैदराबाद बिल्कुल इंडिया के टेरिटरी के अंदर था। जूनागढ़ और हैदराबाद के चारों तरफ से भारत है और बीच में वो इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश की। तो जूनागढ़ का भारत में जो इंटीग्रेशन है वो हुआ थ्रू प्लेबिसाइड, वोटिंग के थ्रू। जूनागढ़ के हर लोगों ने वोट किया कि क्या वो भारत, जैसे राजा ने बोला कि हम आजाद रहेंगे, लेकिन लोगों की क्या इच्छा है, तो उस पर जो है एक जनमत संग्रह कराया गया, एक वोटिंग कराई गई लोगों में। तो उसमें लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम इंडिया के साथ मिलना चाहते। जम्मू कश्मीर में आप सुनोगे पाकिस्तान अक्सर ये मैटर उठाता रहता है कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जम्मू कश्मीर का मैटर यूनाइटेड नेशन में लेके गए वो, और वहां पे रिजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशन ने इस पर एक रिजोल्यूशन पास किया, और उसमें उन्होंने बात किया कि जम्मू कश्मीर पे भारत का अधिकार होगा या फिर पाकिस्तान का अधिकार होगा। जम्मू कश्मीर के राजा ने क्या डिसाइड किया कि वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। 100% नहीं मिले, पर कुछ विषय को छोड़ करके, इसलिए जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था कि वहां के राजा ने बोला कि हम आपके साथ और राज्य और जो प्रिंसली स्टेट है वो जिस तरह से भारत के साथ मिले हैं, हम ऐसे नहीं मिलना चाहते, हम थोड़ा सा इंडिपेंडेंट भी रहना चाहते। तो उस समय हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन ऐड किया जम्मू कश्मीर। तो फाइनली जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं उसको, एक एग्रीमेंट साइन किया इंडिया के साथ, और वो भारत के साथ मिल गए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो कहता रहा कि नहीं, ये गलत है, ये इलीगल है, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो नींव है, फाउंडेशन जो है, वही है किस चीज पर? रिलीजन के नाम पे डिफरेंट नेशन पर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जम्मू कश्मीर ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने बोला कि ठीक है, जम्मू कश्मीर के लोगों का से वोटिंग करा लो कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। वो वोटिंग अभी तक नहीं हुई, है ना। और क्यों नहीं हुई? पाकिस्तान अक्सर, जैसे तुम देखोगे कि पाकिस्तान का ये अक्सर जो है ये लॉजिक रहता है कि वहां पे वोटिंग कराओ। तो यूएन की जो रिजोल्यूशन है उसमें लिखा हुआ है कि शांति व्यवस्था कायम होने के बाद ही वोटिंग होगा। अब इंडिया बोलता है कि भाई हम वोटिंग नहीं कराएंगे, है ना। जम्मू कश्मीर एक इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, अभिन्न अंग है, कोई वोटिंग वगैरह की अब हम चर्चा नहीं कर। कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए ये बिल्कुल अलग मैटर है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्लेबिसाइड को रिकॉग्नाइज नहीं करता। हमारे पास, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी मैटर को डिसाइड करने के लिए लोगों से वोटिंग कराने का कोई प्रोविजन है ही नहीं। समझ रहे हो बात को? तो लोगों से किसी भी मैटर, अभी हर डिसीजन, कंट्री का डिसीजन किसके द्वारा होता है? जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो पार्लियामेंट हो या लेजिस्लेटिव असेंबली,
तो हमारे सिस्टम में प्लेबिसाइट का कुछ है ही नहीं, और सुप्रीम कोर्ट भी इसको बोला है कि प्लेबिसाइट इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं है। खैर, तो यहां पर लेकिन एक जगह पर जूनागढ़ में भारत का एक हिस्सा जहां पे प्लेबिसाइट कराया गया था। डेमोक्रेसी का वह फॉर्म जहां पे किसी भी डिसीजन डायरेक्टली लोगों के द्वारा वोट करके लिया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। मतलब लोगों की जो पावर है, लोगों का पावर क्या है? पावर ऑफ गवर्नेंस। डेमोक्रेसी में रियल पावर किसके पास होना चाहिए? गवर्नेंस की, लोगों के पास। सो लोग दो तरीके से इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अगर बात करें कि डेमोक्रेसी में पावर जो है वो किसके पास होना चाहिए, डेमोक्रेसी में पावर ऑफ गवर्नेंस किसके पास होती है? पीपल, लोगों के पास। इस पावर को लोग दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इस पावर को दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो वो डायरेक्टली इस्तेमाल करे या फिर इनडायरेक्टली इस्तेमाल करे। डायरेक्टली इस्तेमाल करने का मतलब है कि किसी भी डिसीजन पर लोग खुद से वोटिंग करेंगे, जैसा हमने देखा जूनागढ़ में हुआ, है ना। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि ब्रिटेन जो है एक ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग कर दिया। ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन का एज सच हिस्सा नहीं है। यह डिसीजन एक बहुत बड़ा डिसीजन था। सो डेमोक्रेसी में क्या किसी मैटर पे जो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों की डायरेक्टली वोटिंग कराई जानी चाहिए। तो आप जैसे जैसे इन सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे और न्यूज़पेपर अगर हर दिन पढ़ते रहोगे, तो आपको इन सारे चीजों पर आपके विचार बनेंगे। और अपने से नहीं सोचना, देखो विचार, खुद के विचार भारत में हर चाय की दुकान, हर घर में जो जी न्यूज और इंडिया टीवी और एनडीटीवी और ऐसे जितने भी न्यूज़ हैं, इन न्यूज़ चैनल को देख करके जो लोग ज्ञान अर्जित करते हैं, उनका मत, उनका विचार हर मुद्दे पर होता है। पर हमें ऐसा विचार नहीं बनाना है, हमें विचार बनाना है विथ प्रूफ, है ना। किसी स्कॉलर, कोई बड़े व्यक्ति जो लेखक हैं, कोई विद्वान व्यक्ति जो है, उनको कोटेशन करके हमें बता। आज न कल भारत जैसे जैसे डेमोक्रेसी में, अगर भारत को एक रियल डेमोक्रेसी बहुत अच्छा फंक्शन करना है, तो हमें किसी किसी चीज पर लोगों की डायरेक्टली मत लेनी पड़ेगी, है ना। हालांकि सरकार चाहे तो उस प्लेबिसाइट को, उस पीपल वोटिंग को एक्सेप्ट कर सकती है या एक्सेप्ट नहीं भी कर सकती, लेकिन डेमोक्रेसी में एक्चुअल रियल डेमोक्रेसी जो है वो तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, कि लोग किसी भी मैटर को डिसाइड करें। जैसे इस क्लासरूम का मॉनिटर कौन बनेगा, हेड कौन बनेगा, हम सब लोग आपस में वोट करके डिसाइड कर ले। तो देश के बहुत बहुत बड़े बड़े मैटर पे हम लोग क्यों नहीं कर सकते? दुनिया में बहुत सारे देश में ये होता है, प्लेबिसाइट होता है, वोटिंग होता है लोगों के द्वारा डायरेक्टली। तो इंडिया में भी कराया जाना चाहिए किसी मैटर पे। हाँ, कोई अगर इतनी इंपॉर्टेंट मैटर है जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव उसको नहीं कर सकते, उसे हम लोग को डिसाइड करना चाहिए। मुझे लगता है कि करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है कि जो बड़े देश हैं, उनके पास हर चीज के लिए अगर देश के हर लोगों का मत लेना है ना, तो बहुत कॉस्टली हो जाता है ना। किसी मैटर पे अगर हमें डिसीजन लेना है लोगों का, बहुत कॉस्टली, 140 करोड़ लोगों का मत वोट लेना। लेकिन आज इसीलिए मुश्किल होता है। यूएसए में बहुत रेयर रेफरेंडम या प्लेबिसाइट, दो वर्ड है, रेफरेंडम और प्लेबिसाइट, दोनों लगभग 90% सेम है, थोड़ा सा उसमें अंतर है जो हम लोग बाद में डिस्कस। तो बड़े डेमोक्रेसी में लोगों के द्वारा डायरेक्टली रूल करना इसलिए मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि इतने ज्यादा लोग हैं कि एक मैटर को डिसाइड करने में हमें 2 महीना लग जाएगा। तो गवर्नेंस इफेक्टिव हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। लेकिन आज के समय पे हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजिकल हमारे पास सुविधा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो गवर्नमेंट एक ऐप बना दे। आज इंडिया में लगभग 70% लोगों के पास, है ना, मोर देन 70%, 80% लोगों के पास स्मार्टफोन है। बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है। और आने वाले समय में जिस तरह से डिजिटल इंडिया और ऐसे ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम काम कर रहे हैं, भारत में 90% से ज्यादा लोगों के पास अपना खुद का स्मार्टफोन हो।
और हर व्यक्ति के पास आज भारत में कुछ लोगों को छोड़ करके लगभग 100% के पास आधार कार्ड है। तो अब यूनिक लोगों की पहचान की जा सकती। मान लो एक गवर्नमेंट ने ऐप बनाया और उसमें बोला कि आप अपना आधार नंबर डालिए। अब मान लो तुम्हारे पास 5 मोबाइल है, तो कोई एक ही में अपना आधार डालोगे ना। जैसे ही सेम आधार दूसरी जगह डाला जाएगा तो बता देगा कि भाई आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो। तो क्या हम यूनिक वोटर की पहचान कर सकते हैं आधार से? कर सकते हैं। अब इस ऐप में गवर्नमेंट एक वोटिंग करा सकती है, नहीं करा सकती है कि चलो सब लोग जो है वोट करो कि क्या हमें ये काम करना चाहिए, है ना। तो रेफरेंडम या प्लेबेसाइट जो है वो एक अच्छी चीज है, क्योंकि ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फॉर्म। प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे यूरोप में जब इंग्लैंड को, ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से हटाया जाने के लिए रेफरेंडम कराया गया, तो उस रेफरेंडम में क्या हुआ कि बहुत कम मार्जिन से, है ना, 51% लोगों ने बोला ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से हट जाना चाहिए, 49% लोगों ने बोला नहीं हटना चाहिए। अब यहां पर समस्या होती है। देखो, जब मार्जिन बहुत कम हो तो डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी? हाँ, अगर 80% लोगों ने कहा होता कि नहीं ब्रिटेन को हट जाना चाहिए और 20% लोगों ने कहा होता नहीं हटना चाहिए, तो हमारे लिए बहुत आसान है चुनाव, क्योंकि 1-2% तो बिल्कुल ऐसे वोटर हैं जिनको नहीं पता, जिनको अवेयरनेस नहीं है, उन्होंने कुछ भी वोट कर दिया। तो ये एक नुकसान है प्लेबिसाइट का, रेफरेंडम का। हाउएवर धीरे धीरे सरकार जो है इस प्रोसेस में आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। आज आप देखोगे कि बहुत सारे चीजों पर, जैसे कि अभी भी होता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे यहाँ पे सारा डिसीजन जो है पार्लियामेंट के थ्रू लिया जाता है ना, पीपल के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू लिया जाता है। तो बहुत सारे डिसीजन पार्लियामेंट जब भी कोई लॉ बनाती है, उस लॉ पर लोगों के सुझाव लिए जाते हैं। सिर्फ लॉ नहीं, बहुत सारे मैटर पे लोगों के सुझाव लिए जाते हैं। पार्लियामेंट उसको अपने वेबसाइट पे डालती है और तुम मेल कर सकते हो, वहां पे कमेंट कर सकते हो कि मुझे ये लगता है, और उन सारे सुझाव को इस लॉ में इंक्लूड किया जाता है। तो ये है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फॉर्म। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत प्रैक्टिकल नहीं होता इन लार्ज कंट्री। जो कंट्री बड़ी है, क्या वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत प्रैक्टिकली हो पाएगा? जहां पे इलिटरेसी इतनी ज्यादा है ना, मुश्किल है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी बड़े कंट्री में बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। पीपल क्या करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, और ये जो पावर ऑफ गवर्नेंस है लोगों के पास जो पावर ऑफ गवर्नेंस है, वो पावर हम किसे दे देंगे? अपने रिप्रेजेंटेटिव को दे देंगे। ये जो पावर ऑफ गवर्नेंस है वो हमारे पास है, लोगों के पास है, और यह पावर हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को दे देंगे। सो रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे जो लीडर्स हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो जो पावर यूज कर रहे हैं लॉ बनाने की, वो पावर एक्चुअली किसका है? लोगों का पावर है। डेमोक्रेसी का क्या कॉन्सेप्ट है कि पावर ऑफ गवर्नेंस लोगों के पास होना चाहिए। हमने वो पावर क्या किया, अपने रिप्रेजेंटेटिव को डेलीगेट कर दिया कि आप हमारे बिहाफ पर लॉ बनाइए, आप हमारे बिहाफ पर गवर्नेंस करिए। तो इस तरह के डेमोक्रेसी को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी करते हैं। दुनिया के जितने भी बड़े कंट्री हैं, वहां पर सबसे आज के टाइम पे मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसका मतलब समझ गए? बाय द पीपल का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है, या तो लोग अपने पावर को डायरेक्टली यूज करे या तो इनडायरेक्टली यूज। इन बोथ केस हम लोग क्या कहेंगे कि गवर्नेंस किसके द्वारा हो रहा है? लोगों के द्वारा हो रहा है। अभी रियल में अगर बात किया जाए तो गवर्नेंस कौन कर रहा है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं। जो लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो क्या है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही हैं। वो लोग प्रशासन का चला रहे हैं, शासन व्यवस्था चला रहे हैं, गवर्नेंस कर रहे हैं। लेकिन वो गवर्नेंस किसके द्वारा हो रहा है? लोगों के द्वारा, क्योंकि वो उन्हें चुना हम किसने हैं?
हम लोगों ने चुना है। तो ऐसे टर्म का, इन सारे टर्म्स का जो है आप यहां पर मतलब इसको समझना है। सो डेमोक्रेसी में हमने क्या देखा, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकती है और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डिपेंडिंग ऑन क्या, किस चीज पर डिपेंड हो करके, कि जो पावर है, चूंकि डेमोक्रेसी में पावर ऑफ गवर्नेंस किसके पास होता है, लोगों के पास। अगर इस पावर को लोग डायरेक्टली यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगा, और इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्लियर है ये चीज। अब है कि हर किसी भी कंट्री का एक हेड ऑफ स्टेट बनेगा, नहीं बनेगा। कोई भी कंट्री है उसका एक हेड ऑफ स्टेट होगा। इस हेड ऑफ स्टेट जो है अगर इलेक्टेड हैं, हेड ऑफ स्टेट अगर इलेक्टेड हैं, तो ऐसे कंट्री को हम लोग कहते हैं रिपब्लिक। अगर कहीं पे हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड नहीं है, एक परिवार के ही लोग बन रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं मोनार्की। तो क्या एक मोनार्की ही डेमोक्रेसी हो सकता है? जैसे यूके में हो सकता है। तो एक कंट्री का एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक देश है, एक कंट्री है, जहां का जो हेड है वो है किंग, और सारा गवर्नेंस किंग ही कर रहा है। एग्जीक्यूटिव का काम और लेजिस्लेटिव का काम, लॉ बनाने का काम और सरकार चलाने का काम, ये दोनों काम कौन कर रहा है, किंग कर रहा है। सो एक डेमोक्रेसी में जहां पर एक डेमोक्रेसी में गवर्नेंस अगर किंग कर रहा है, ये किंग लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता। मान लो जैसे मुगल अंपायर था, है ना, तो बाबर के बेटे हुमायूं ने फिर राजा बना, फिर हुमायूं का बेटा अकबर बना, फिर अकबर का बेटा जहांगीर बना, शाहजहां बना, औरंगजेब बना। तो क्या औरंगजेब को लोगों ने चुना? क्या अकबर को लोगों ने वोट दिया था? तो ये एक परिवार की जो है हिरार्की फॉलो करते हैं ये। तो अगर गवर्नेंस लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ये मोनार्की है। अगर इस देश के, इस कंट्री का हेड एक राजा है, और तो क्या ये मोनार्की है? यस। किसी कंट्री के अगर हेड एक राजा हो, एक पर्टिकुलर फैमिली का ट्रेंड फॉलो हो रहा, तो उस कंट्री को हम लोग क्या कहेंगे? मोनार्की कहेंगे। बिल्कुल। अब ये सवाल उठता है कि यहां पर अगर राजा के पास गवर्नेंस का पावर हो, तो क्या यह डेमोक्रेसी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर ऑफ गवर्नेंस किसके पास होना चाहिए? लोगों के पास। या तो लोग उसको डायरेक्टली यूज करें या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू यूज करें। तो एक ऐसा कंट्री जहां पे राजा हो, राजशाही हो, और वहां पे सारी शासन व्यवस्था राजा ही करता हो, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है, मोनार्की है पर डेमोक्रेसी नहीं है। हाउएवर एक ऐसी व्यवस्था जहां पे राजा हो नाम मात्र का, और इसमें जो गवर्नेंस किया जाता हो वो लोगों के इलेक्टेड लीडर के द्वारा किया जाता है। गवर्नेंस किसके द्वारा किया जा रहा है? इलेक्टेड लीडर्स ऑफ पीपल, या फिर डायरेक्टली पीपल के द्वारा किया जा रहा हो। गवर्नेंस किसके द्वारा किया जा रहा हो? लोगों के द्वारा, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसे सिस्टम को क्या हम कहेंगे? एक डेमोक्रेसी कहेंगे। यस। और मोनार्की भी। तो क्या हर मोनार्की डेमोक्रेसी हो सकता होगा? नहीं। अगर गवर्नेंस वहां पे लोगों के द्वारा हो रहा है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तब उसे हम डेमोक्रेसी कहेंगे। अगर गवर्नेंस राजा के द्वारा हो रहा है और इस राजा को लोगों के द्वारा नहीं चुना जा रहा, तो यह एक डेमोक्रेसी नहीं हो। तो अभी डेमोक्रेसी में आप समझे, डेमोक्रेसी जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकता है अगर गवर्नेंस लोगों के द्वारा डायरेक्टली किया जा रहा हो। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकता है अगर गवर्नेंस लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा किया जाए। साथ ही साथ बेस्ड ऑन हेड ऑफ स्टेट कौन है, उसके अनुसार एक डेमोक्रेसी रिपब्लिक भी हो सकता है और एक डेमोक्रेसी मोनार्की भी हो सकता है। दुनिया में अब ऐसे
एक्चुअल मोनार्की जो डेमोक्रेसी नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल अब रेयर हैं। बहुत कुछ कुछ छोटे छोटे ऐसे स्टेट आपको मिलेंगे जहां का हेड अभी भी राजा बन रहा है। जैसे खास करके अरब कंट्री में आप देखोगे यूएई, है ना, अभी भी देखो यूएई के प्रिंस कहा जाता है उसके हेड को। क्या यूएई के लोग वोट देते हैं प्रिंस को चुनने के लिए? नहीं, वो एक फैमिली से बन रहा है। सऊदी अरबिया, ये सारे कंट्री डेमोक्रेसी नहीं है, मोनार्की व्यवस्था है यहाँ पे। लेकिन यूके है मोनार्की, बट वो एक कैसा मोनार्की है? डेमोक्रेटिक मोनार्की, क्योंकि वहां पे जो पावर है गवर्नेंस का वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा किया जाता है। तो डेमोक्रेसी, अभी आप समझे डेमोक्रेसी का पूरा मतलब क्या है इसमें। अब हम लोग इस जो प्रेम्बल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें आते हैं। तो हमने डेमोक्रेसी का मतलब अच्छे से समझा। रिपब्लिक का मतलब क्या है? जहां पर हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड होते हैं। अभी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की थी। रिपब्लिक का मतलब जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड है। तो इसमें जो हमारे प्रेम्बल में हमने देखा, यहां पर दो तरह की चीजें। एक तो हम लोग जो भारत के लोग हैं वो भारत को इस 5 तरह की कंट्री बनाते हैं, और साथ ही साथ भारत के हर सिटीजन को हम लोग ये 4 चीजें देते हैं, इंश्योर करते हैं कि उनको ये 4 चीजें मिले। तो भारत के नेचर, ये पहला जो ये जो 5 वर्ड है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये इंडिया का एक नेचर बता रहा है ना कि हमारा कंट्री कैसा है। हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, मतलब हमारे कंट्री में जो पावर ऑफ गवर्नेंस है वो किसके पास होगा? लोगों के पास होगा। यही तो डेमोक्रेसी का मतलब है। हमारे कंट्री का जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा, किसी परिवार का नहीं होगा। यही तो रिपब्लिक है। अब आते हैं इस 3 वर्ड पे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड सोवरेन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। तो यहां पे सोवरेन का क्या मतलब है? सोवरेन का मतलब है सुप्रीम पावर। क्या मतलब है? दैट मीन्स कि हमारी कंट्री, जो हमारा नेशन है, हमारा नेशन अपने आप में सुप्रीम है, हमारे ऊपर कोई नहीं है। तो सोवरेन शब्द का मतलब काफी हद तक फ्रीडम, इंडिपेंडेंट जैसा है, हाइवर थोड़ा डिफरेंट है। सोवरेन का मतलब है अब्सेंस ऑफ हायर अथॉरिटी। जब कोई कंट्री, कोई बॉडी अपनी हर डिसीजन लेने के लिए आजाद हो, चाहे वो डिसीजन कैसा भी क्यों ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक सोवरेन कंट्री के। तो सोवरेन के बारे में लिखिए। सोवरेन मीन्स अब्सेंस ऑफ एनी हायर अथॉरिटी। अब्सेंस ऑफ एनी हायर मीन्स a sovereign country is independent or free to take any decision for itself। अपने लिए वो कैसा भी निर्णय अगर ले सके तो इसे हम लोग कहते हैं सोवरेन। एक फ्री कंट्री जो अपनी सारी डिसीजन खुद ले सके उसे हम लोग कहते हैं सोवरेन। तो क्या इंडिपेंडेंट से अंतर है इसमें? क्या फ्री, कोई व्यक्ति अगर फ्री हो, जैसे हम लोग कहते हैं ना फ्रीडम, क्या फ्रीडम, इंडिपेंडेंट और सोवरेन में कोई अंतर है? बता सकते हो? सोवरेन वर्सेस इंडिपेंडेंट, हाँ, क्या तीनों सेम वर्ड हैं या अंतर है? क्या अंतर है? तो 1947 को जब हमें फ्रीडम मिली, उस समय हम फ्रीली नहीं डिसीजन ले सकते थे। फ्रीडम इज अ सिचुएशन, यह एक अवस्था है कि अब हम फ्री हैं, किसी के अधीन नहीं। जब इसी चीज को आप बाय लॉ डिक्लेयर कर देते हो तब हम एक सोवरेन बन जाते। तो सोवरेन, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस में सिर्फ इतना फर्क है कि ये जो है बाय लॉ हम अपने आप को जब फ्री डिक्लेयर कर दे कि हम लोग किसी के अधीन नहीं हैं, हम लोग पूरी तरह से खुद के ही मर्जी के मालिक हैं, तब हम उसे क्या कहेंगे? सोवरेन। तो सोवरेन इज द लीगल वर्ड। लीगली हम किसी चीज को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करते हैं तो वह एक सोवरेन। तो सोवरेन का मतलब होता है कि हमसे कोई ऊपर अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल, फ्रीडम कई तरह के हो सकते हैं। फ्रीडम एक बहुत ही कॉमन और जेनरिक वर्ड है। फ्रीडम डज नॉट, सो फ्रीडम का मतलब एक सिंपल सी आजादी, लेकिन फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सोवरेन का मतलब है अल्टीमेट फ्रीडम बाय लॉ। तो कंट्री अपने लिए हर डिसीजन, जैसा भी, चाहे वो गलत हो या सही हो, डज नॉट मैटर,
हर डिसीजन ले सके। फ्रीडम जो है इसके साथ पॉजिटिव कैनोटेशन लगा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको घर में कहा जाता है कि आपको अपने करियर के बारे में, अपने जीवन के बारे में कोई भी डिसीजन लेने की आजादी है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका गलत इस्तेमाल करें, आप गलत डिसीजन नहीं ले सकते। तो फ्रीडम का जो जनरल मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीडम टू स्पीच है ना हमारे कंट्री में, तो क्या फ्रीडम, अगर हम आजाद हैं, वी आर फ्री, तो हम किसी की मर्डर कर सकते हैं? नहीं ना। तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ फ्रीडम जो है उसके साथ एक पॉजिटिव कैनोटेशन है, पॉजिटिव तरीके से सोचना है। फ्रीडम का ये मतलब नहीं कि आप अगर गलत सोचोगे तो आपको उसकी आजादी है, नहीं। लेकिन सोवरेन का मतलब जो है वो क्या है कि हम अपने लिए कैसा भी डिसीजन, जैसे एक कंट्री इजराइल एक सोवरेन कंट्री है, उसने डिसीजन लिया कि मुझे पैलेस्टाइन पे अटैक करना है, हमास पे अटैक करना है, वो कर पा रहा है। ऑल्दो ये डिसीजन अगर बाय ह्यूमैनिटी के दृष्टिकोण से देखे तो गलत है। किसी दूसरे देश के कंट्री के सिटीजन को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आपको अधिकार नहीं है किल करने का। लेकिन चूंकि वो सोवरेन कंट्री है, वो अपने किसी भी अफेयर में जो उसको लगता है अपने लिए सही है वो कर सकता है। तो सोवरेनिटी का ये मतलब होता है कि हम अपने लिए हर डिसीजन, अब जो इजराइल है वो ये कह रहा है कि अगर मुझे सरवाइव करना है तो सामने वाले को मारना होगा, इसीलिए मैं मार रहा हूं। तो यहां पर कैनोटेशन रॉन्ग है ना, वो काम गलत कर रहा है, लेकिन चूंकि वो सोवरेन है एज अ नेशन, तो अपने लिए वो डिसीजन ले सकता है। तो यहां पर सोवरेन का मतलब समझ गए। अब दो ऐसी बॉडीज हैं, जैसे आपने सुना था कि इंडिया ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, और दूसरा यूनाइटेड नेशन। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारा ऐसा एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जो भारत को रोकता है, आप ये काम नहीं कर सकते। आपको पता है ना कि इंडिया एज ए कंट्री कुछ भी नहीं कर सकता ना। जैसे फॉर एग्जांपल इंडस वाटर ट्रीटी, नाम सुने हो? यह एक ट्रीटी है किसके किसके बीच में? इंडिया एंड पाकिस्तान। क्या कहती है ट्रीटी? नहीं यूज करेगा। तो हमने एक ट्रीटी किया, जितने भी हम इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट करते हैं वो हमें एक बंधन में बांध देता है कि हमने प्रॉमिस किया कि चलो इन इन रिवर्स का वाटर हम आपको देंगे और इन इन रिवर्स का वाटर हम खुद ही। तो क्या एक इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट करना हमारे सोवेर्निटी को कम करता है? तो पहला है अपार्ट फ्रॉम कॉमनवेल्थ, इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड ट्रीटी। फिर है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। ऐसे ही एक एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जिसको MTCR कहा जाता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। क्या कहते हैं इसको? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। यह बोलता है कि कोई भी, यह भी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसके बहुत सारे देश जो हैं इसके मेंबर हैं, टोटल 35 मेंबर्स हैं इस। और यह ट्रीटी क्या कहता है, यह एग्रीमेंट कहता है कि जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, खास करके 400 किलोमीटर रेंज से ज्यादा की जो मिसाइल है, उसकी टेक्नोलॉजी आप किसी ऐसे कंट्री को नहीं दे सकते जो इसके सदस्य नहीं। जो भी कंट्री इसको साइन करेंगे उन्हें टेक्नोलॉजी दिया जा सकता है, लेकिन जो कंट्री इसके सिग्नेटरी नहीं है उसे वो टेक्नोलॉजी नहीं दिया जा सकता। तो क्या हमने अब इसमें सिर्फ इतना बात तो नहीं होगा ना, और भी बहुत तरह की चीज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक कंट्री है जो इसका सिग्नेटरी नहीं है, इसका MTCR का। भारत भी पहले इसका सिग्नेटरी नहीं था, लेकिन 15-16 के आसपास हम लोग इसके सिग्नेटरी बने। हमने अप्लाई कर रखा था कि हम भी इसके सदस्य बनना चाहते हैं और हमें मिल गया, हम इसके मेंबर बन गए। अब इंडिया को दुनिया में जिन कंट्रीज के पास बड़े बड़े मिसाइल की टेक्नोलॉजी है, हम उनसे टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। पहले ले सकते थे क्या? नहीं ले सकते।
जैसे आपने ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुना होगा, सुने हो ब्रह्मोस मिसाइल का? ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत और रसिया के बीच एग्रीमेंट से बना है। इंडिया और रसिया ने इसको ज्वाइंटली डेवलप किया है। एमटीसीआर का मेंबर बनने से पहले भारत जब एमटीसीआर का मेंबर नहीं था, रसिया था, और इसीलिए रसिया की ये मजबूरी थी कि अगर ब्रह्मोस का टेक्नोलॉजी रसिया इंडिया को दे रहा है तो ब्रह्मोस की जो रेंज थी वो 400 किलोमीटर से कम थी, 10 किलोमीटर कम, 390 किलोमीटर। क्योंकि अगर 400 किलोमीटर से ज्यादा होती तो एमटीसीआर जिसका मेंबर रसिया था वो इसके वायलेशन कर देता इसका। तो उसने बोला कि भैया हमने एमटीसीआर साइन कर रखा है, हम आप मेरे कितने भी अच्छे मित्र हों लेकिन और आप कितने भी पैसा हमें दे रहे हैं, हम आपको 400 किलोमीटर से ज्यादा की टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते। अपने फ्रेंड के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने फायदे के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए भी कोई कंट्री इसके एग्रीमेंट को अवहेलना, इसके एग्रीमेंट को वायलेट नहीं करता। इंडिया भी मेंबर बन गया। अब मान लो एक कंट्री है XYZ, भारत का बहुत अच्छा मित्र है, लेकिन अगर वो इसका सिग्नेटरी नहीं है तो क्या इंडिया अपनी मिसाइल की टेक्नोलॉजी उसको दे सकता है? नहीं दे सकता। तो पहला सवाल है, क्या ऐसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट और ट्रीटी हमारे सोवरेनिटी को वायलेट करते हैं? क्या इससे हमारी सोवरेनिटी, संप्रभुता कम हो जाती है? ऐसे ही दो इंटरनेशनल बॉडी है, इसके अलावा भी बहुत सारी इंटरनेशनल, जैसे सार्क है ना, SCO है, उसके बाद ब्रिक्स है, G20 है, बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल बॉडीज है जिसका भारत मेंबर है। सबसे पहला इंटरनेशनल बॉडी आजादी बन होने से पहले ही हम लोग इसके सदस्य बन गए थे। पता है आपको, हम लोग जैसे इंडिपेंडेंट हुए थे हम लोग इसके सदस्य बन गए, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन एज सच कोई पावरफुल ऐसी ट्रीटी नहीं है, कुछ कुछ चीजें ही इसमें होती है, इसके सवाल ऐसे एज सच, लेकिन चूंकि पहली ऐसी इंटरनेशनल बॉडी थी जिसकी हम लोग मेंबर बने थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो यहां पर आपको दो तरह के मेनली सवाल पूछे जाते हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के बारे में अब नहीं पूछा जाता। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में भी ऐसे कुछ कुछ एग्रीमेंट्स हैं, हालांकि बहुत ही लूज एग्रीमेंट है, कोई कंट्री चाहे तो मान सकता है। अभी रिसेंटली कई सारे जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन एक्चुअली क्या है आपको पता है, बारे में बताया भी था, यूके की कॉलोनीज रही हैं, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में बड़े स्केल पे, जैसे पैलेस्टाइन और इजराइल का भी मैटर चल रहा है, पैलेस्टाइन जो है वह भी यूके की एक कॉलोनी हुआ करती थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यूके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूके बहुत ही कमजोर हो गया और जितने भी कंट्री उसके अधीन थे वो एक एक करके आजाद होने लगे। तो यूके ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ऐसे सारे कंट्रीज को जोड़ने के लिए। इसमें कुछ कुछ बातें हैं कि हम लोग हर 4 साल पे आपस में खेल करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, भाईचारा बना रहेगा, दोस्ती बना रहेगा, हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं होंगे। और इस कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का मेंबर बनने के एवज में यूके अपने जो उसके प्रीवियस कॉलोनीज रहे हैं उसको कुछ एड देता है। क्या देता है? एड देता है। तो आप सोचोगे कि ऐसे दुश्मन जिसने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया, हम लोग उसके मेंबर क्यों बन गए? पैसा दे रहा है ना। और यूके में अक्सर इस पर जो है मुद्दा चलता रहता है। यूके वाले बोलते हैं कि बताओ, हम लोग तो पैसा दे रहे थे क्योंकि तुम सांप से खेलते थे, बीन बजाते थे, गरीब थे, अभी तुम सैटेलाइट भेज रहे हो, हमने नहीं भेजा चंद्रमा पे और आपने भेज दिया, और आप कह रहे हो अभी भी हमें एड दो। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन पे यूके ने बोला कि ठीक है, मेरी जो भी प्रीवियस कॉलोनीज रही हैं वो सब इसके मेंबर बन जाओ, मैं तुम सब लोगों को, मैं खेल, हम लोग एक खेल करेंगे 4 साल में एक बार, और कुछ कुछ छोटी मोटी और कुछ कुछ बातें हैं उसमें, हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, दोस्त की तरह रहेंगे, है ना। हमारी जो एक दूसरे की कंट्री में जो एम्बेसी होगी, दूतावास, उसको हाई कमीशन के नाम से जाना जाएगा। तो इंडिया का जो एम्बेसी है यूके में उसको एम्बेसी नहीं कहते, क्या कहते? हाई कमीशन। कनाडा की जो एम्बेसी इंडिया में है उसको एम्बेसी नहीं कहते, क्या कहते? हाई कमीशन। क्योंकि ये सारी यूके की प्रीवियस कॉलोनीज हैं। तो हमने बोला कि भाई हम सब लोग पहले यूके के अधीन ही थे, सब लोग, हम लोग भाई भाई हैं, हम लोग एक दूसरे के एम्बेसी को हाई कमीशन बोलेंगे। उसके बाद यूके ने बोला हम आप सब लोगों को कुछ कुछ पैसा सालाना जो है देते रहेंगे एज ए एड। तो सब लोग बन गए, बहुत सारे लोग। अगर आप न्यूज में अभी एक बार सर्च करोगे गूगल पे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, है ना, किस किस कंट्री ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन से बाहर आ गया, आपको दिख जाएगा। हमेशा 2 4 5 साल पे कुछ कुछ कंट्री बाहर आ जाते हैं।
ना, कि अब मान लो कि यूके स्टार्टिंग में हमें देता था 10 करोड़ रुपए एड, तो हमारे लिए बहुत था, अब हमारे लिए कुछ नहीं है ना। तो पैसा देना खत्म, तो अब क्यों बने भाई इसके मेंबर। तो इस तरह से यहाँ पर तो बहुत, यहाँ पर सोवेरेनिटी की बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं हो रही है। हाउएवर, दो जगह पे हमें सोचने की जरूरत है, क्या यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनने और ऐसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट और ट्रीटी साइन करना, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट और ट्रीटी हम लोग बहुत अलग अलग फील्ड में साइन करते हैं। इकोनॉमिक्स में करते हैं, है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं कि हम आपके देश से जो है आपके देश का कोई सामान हमारे यहाँ आएगा तो हम उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद मैंने ये 2-3 ट्रीटी के बारे में बताया। क्या इन सब से हमारी सोवेरेनिटी कमती है? क्या यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन का सॉरी यूनाइटेड नेशन में आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन की 6 मेन बॉडी है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मोस्ट पावरफुल। यूनाइटेड नेशन का एक्चुअल जो पावर है वो इसी बॉडी में है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और इसके टोटल कितने मेंबर हैं? 15 मेंबर हैं, जिसमें से कि 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। सो यूएनएससी का जो भी डिसीजन है, ये डिसीजन कितने लोग मिलके ले रहे हैं? 15 देश। लेकिन यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स अगर आप देखो तो लगभग 193 हैं, या अभी थोड़े बहुत आगे पीछे होते रहते हैं, कोई कोई कंट्री तो इसमें 195 के आसपास, एग्जैक्टली कितना है वो आप चेक कर सकते हो, 193 ही है। तो यूएनएससी, यह 15 देश जो डिसीजन लेंगे वह सारे कंट्री जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं उसको फॉलो करना है। मान लो हम इसके मेंबर अभी, हालांकि भारत अभी इसका मेंबर है यूएनएससी का, मान लो हम इसके मेंबर नहीं हैं, फिर भी ये 15 देश ने जो डिसीजन लिया हमें वो फॉलो करना होगा, नहीं करना होगा? करना होगा। तो क्या यूनाइटेड नेशन का मेंबरशिप ऐसे इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट हमारे सोवेरेनिटी को कम करते हैं? तो आपको आंसर लिखना है नहीं, ये नहीं लिखना है कि हाँ करते हैं। समझ रहे हो बात को? उसके कई कारण हैं। जैसे पहला कारण कि भारत इन सारे ट्रीटी एग्रीमेंट या फिर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर अपनी इच्छा से बना है, खुद के। जब हमने बोला कि ठीक है हम यूएनएससी की बात को मानेंगे, हमने अपना सोच विचार करके बनाना, ऐसा तो नहीं कि कोई एग्रीमेंट हम पे थोप दिया गया हो। यह डिसीजन भी हमने खुद लिया है और यह डिसीजन हमारे सोवेरेनिटी को कम नहीं करता। पहला कारण कि यह डिसीजन हमने खुद लिया है एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। हम चाहते तो इसके मेंबर नहीं बनते, ये ट्रीटी करते ही नहीं, एमटीसीआर के मेंबर नहीं बनते, यूनाइटेड नेशन के मेंबर नहीं बनते, कंपलसरी तो था नहीं, WTO के मेंबर नहीं बनते। हमने देखा कि इसको ज्वाइन करने से हमें फायदा है, कॉमनवेल्थ नेशन को ज्वाइन करने से हमें कुछ पैसे मिलेंगे, तभी तो हमने ज्वाइन किया। तो हमने जो ज्वाइन किया अपने स्वविवेक से, अपनी सोच समझ से, अपने फायदे के लिए, अपने अपने कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए ज्वाइन किया, पहला चीज। दूसरा, हम इन सब से, ये सारी ट्रीटी से फॉर्मल तरीके से बाहर भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने एक बार साइन कर दिया तो अब जीवन मरण तक जो है हमें 7 जन्मों तक वो निभाना है। हम इन चीजों से बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन जब हम बाहर आएंगे, जैसे कि यूरोप में यूके जो था यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था, वो अपनी इच्छा से उसका हिस्सा बना था। हर कंट्री अपनी इच्छा से बने और अपनी इच्छा से यूके उससे बाहर निकल गया, पहला कारण। दूसरा कारण, ये सारे, एक तो हम लोग अपने इच्छा से इसको ज्वाइन किए और अपनी इच्छा से हम इससे बाहर भी निकल सकते। सेकेंड थिंग कि ये सारे जो बॉडीज हैं, जो इनके नियम हैं, ये हमारे सोवेरेनिटी को कम इसलिए नहीं करते क्योंकि इनके जो रूल्स हैं जो हमें फॉलो करना है, वो सारे रूल्स बनाने में भी हमारा योगदान है, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज कि फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हें फ्रीडम मिला, घर में तुम्हें हर तरह की आजादी मिली,
कि आप कुछ भी अपने घर में कर सकते हो, तुम अपना करियर, पढ़ाई चुनो, डांस चुनो, सिंगिंग चुनो, प्लेइंग गेम्स चुनो, जो चुनना है चुनो। लेकिन क्या इस आज़ादी का गलत फायदा उठा करके आप स्मगलिंग एज ए करियर चुन लोगे? नहीं ना। सो इंटरनेशनल रूल्स जो है वो पूरी दुनिया की भलाई के लिए हैं। सोवरेनिटी का भी ये मतलब नहीं समझना है कि हम कुछ भी गलत करते जाएं। इन सारे ट्रीटी के जो रूल्स हैं वो रूल्स लॉजिकली सही हैं, तभी तो भारत उस पर एग्री किया है। और अगर उन रूल्स को चेंज करना है तो उसमें भी भारत का योगदान होगा। तो इन चीजों की वजह से हम नहीं कहेंगे कि ये सारे एग्रीमेंट जो हैं, ये जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, इनका मेंबर होने से इंडिया की सोवरेनिटी का, यूनाइटेड नेशन जो है वो पूरी दुनिया की भलाई के लिए है, हम उसमें एक कंस्ट्रक्टिव रोल निभा सकते हैं, है ना, हम उसको और एक बेहतर बना सकते हैं। समझ गए बात को? तो जैसे मान लो कि मैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हूं, तो अब मैं सुबह से लेकर के शाम तक जो मन सो कर सकता हूं, लेकिन फिर भी क्या हम एक दिनचर्या को, एक रूटीन को, एक एक फिलॉसफी को फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो खुद के लिए जो हम रूल बनाते हैं वही हमने इंटरनेशनल लेवल पे बनाया है। तो यहां पर आपको क्या कहना है, समझ गई? 2-3 पॉइंट इसी को हमें यूज करना है। कुछ चीजों में हमारा जो व्यू होना चाहिए ना, हमारा जो व्यू होना चाहिए वो हमेशा एक प्रोग्रेसिव व्यू होना चाहिए। नैरो व्यू आपको नहीं रखना है, अरे अरे हम तो इसकी बात मानने लगे तो अब हम कहाँ रहे सोवरेन, हमारे ऊपर ये हो गया, है ना, हम मजबूर हैं, क्यों दे पाकिस्तान को पानी, हमारे देश से बह रहा है। इंडिया हमेशा से वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड पीस की बात करता था ना, वसुदेव कुटुंबकम, है ना, तुमने सुना है, वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो क्या अगर हम दुनिया के दूसरे देश को भी अपना परिवार का सदस्य मानते हैं, तो क्या दूसरे देश को पानी मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। रोक नहीं सकते वो अलग बात है, लेकिन हम रोक सकते हैं, काफी हद तक रोक सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रोक सकते। आज के टाइम पे अब चाइना के पास इतनी सारी बड़ी बड़ी, अलग बात है कि हम लोग उतने बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते, पर हम डाइवर्ट कर सकते हैं, है ना। हाँ, वहां पर यह लॉजिक दिया जा सकता है कि चूंकि पानी का, अगर इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करो तो हमारी जो 6 रिवर्स हैं, इंडस वैली, जो इंडस की जो रिवर्स है, इंडस रिवर सिस्टम में 6 इंपॉर्टेंट रिवर है, इसमें से 3 नदी का पानी भारत इस्तेमाल करेगा और 3 नदी का पानी कौन इस्तेमाल करेगा? पाकिस्तान। इत्तेफाक से जो पाकिस्तान को 3 रिवर्स मिले हैं उसमें ही पानी ज्यादा फ्लो होता है। हमें जो 3 रिवर्स मिले हैं उसमें पानी का फ्लो क्या है? कम है, पहली बात। दूसरी बात कि पाकिस्तान को जो वाटर मिलते हैं उसको वो वेस्ट कर देता है, क्योंकि पाकिस्तान में डैम्स बहुत कम है। आपको पता है कि पाकिस्तान बारिश में बाढ़ आ जाता है पूरा देश में, और जब बारिश नहीं होती तो वहां पे पानी नहीं होता। पाकिस्तान आजादी के 70 साल के बाद भी उसके पास जितना पानी है, उस पानी को अगर सही से वो डैम बनाया होता तो उस पानी का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा होता, पाकिस्तान बहुत हरा भरा देश होता। लेकिन वो अपनी वाटर को वेस्ट कर रहा है। तो हम, इंडिया जो अभी लॉजिक देता है, इंडिया ने उन रिवर्स पर भी छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्लांट बनाए हैं। हाँ, हाँ। सो उन रिवर्स पे भी बनाए हैं जो रिवर्स पाकिस्तान के हिस्से, और भारत ये लॉजिक देता है कि चूंकि ये जो हमारे हाइड्रो पावर प्लांट है ये बहुत छोटे साइज के हैं और रन ऑफ द रिवर प्लांट है। रन ऑफ द रिवर प्लांट का मतलब होता है कि जैसे एक नदी बह रही है तो बिजली बनाने का क्या तरीका है, हम एक काम ये करते हैं कि हम बड़ा सा डैम बनाते हैं, यही करते हैं ना, बड़ा सा डैम बनाते हैं और इस नदी के पानी को रोकते हैं। होता क्या है कि ये नदी की पानी को जब रोकोगे तो ये सारा एरिया फ्लडेड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लेक जैसा बन जाएगा, बहुत बड़ा एरिया फ्लडेड हो गया। इन सारे पानी को स्टोर करने के बाद हम यहाँ पे एक छोटा सा ओपनिंग बनाते हैं और उस ओपनिंग से पानी को छोड़ते हैं, और उससे, उस ओपनिंग से जैसे ये पानी बहुत ऊंचा हो गया और इस साइड बहुत नीचा होता है, वहां पे हमने डायनेमो लगा के हम उसकी बिजली बना, सिंपल सा। तो ये जो इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो नदी के पानी को रोकते हैं।
इससे नुकसान है, इस तरफ वाले स्ट्रीम को नुकसान है। क्यों? क्योंकि जब पानी कम होगा नदी में तो हम स्टोर करेंगे पानी को, और जब पानी बढ़ेगा तब हम छोड़ेंगे। एक्चुअल में रिक्वायरमेंट कब होना चाहिए? इस तरफ वाले लोगों को पानी कब मिलेगा? स्टोर करने से क्या हो जाता है कि हम जब चाहें तब हम छोड़ेंगे। मान लो हमारे पास पानी की जरूरत है, हम इसको ब्लॉक कर देंगे, यहां से हम एक छोटा सा कैनाल बना दिए, इस तरफ पानी भेज दिए, यहां से हम एक कैनाल बना दिए, क्योंकि अब हमारे कंट्रोल में है ना वाटर। तो ऐसे इंडिया ने जो उन 3 रिवर्स पे जो प्रोजेक्ट बनाए हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट नहीं है, वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। मतलब कि उसमें कहीं पानी को रोका नहीं जा रहा है ना, वो सिंपल रिवर्स फ्लो हो रहे हैं, और हमने यहां पर ही बिना कोई डैम लगाए हमने यहां पे ही छोटे छोटे प्लांट्स बना दिए। अब ये पानी को रोक नहीं रहे हैं हम। तो जब हम पानी को रोक नहीं रहे हैं तो ऐसा आपको क्या खतरा है भाई? और इसीलिए जो मैटर है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गया था, और वहां पे इंडिया के फेवर में जजमेंट कि हमने आपको पानी देने का वादा किया, हम आपको पानी थोड़ी नहीं दे रहे हैं, अब उस पानी से हम बिजली बना ले रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है आपको? ना हम पानी रोक रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। सो इंडिया, इसलिए हम लोग कहेंगे कि सोवेर्निटी से, ये सारे एग्रीमेंट से हमारे सोवेर्निटी को कोई प्रॉब्लम, हम चाहें तो रोक सकते हैं, हम इस ट्रीटी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन उससे भारत की जो इंटरनेशनल इमेज है उस पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि इंडिया अब वर्ल्ड का एक लीडर कंट्री बनना चाहता है। तो लीडर आप कब बन सकते हैं? जब आप ऑर्डर की बात करें। आप आपस में ही लड़ रहे हो, भारत के लिए पाकिस्तान से वॉर करना क्यों फायदेमंद? क्योंकि इससे हम अपने लोकल इशू में फंसे रह जाएंगे। पहले यूके, फिर अमेरिका, और अब चाइना पूरी तरह से चाहता है कि भारत पाकिस्तान में उलझा रहे, और भारत के लोग जो हैं वो भी पाकिस्तान में उलझे रहने में उनको बड़ा मजा आता है। इससे हमारा नुकसान है, हमारी जो सोच है हमारी छोटे लेवल पर बनी रही। मान लो तुम्हें फेमस होना है, रील्स बनाते हो, कभी बनाए हो? तो मान लो अगर तुम्हें किसी किसी बड़े लोग को, किसी किसी को तुमने ना, बहुत सारे आजकल रील्स में जो है ना, किसी पे कमेंट करना है, किसी को अगर गाली देना है, तो तुम अपने मोहल्ले के लोकल लीडर को गाली दोगे? मोदी जी फेमस होने के लिए। तो हम वर्ल्ड लीडर कैसे बन सकते हैं जब हम एक दुनिया में, मतलब पानी तो पाकिस्तान को ही मिलना चाहिए ना, सेम काम हमारे साथ चाइना करता है, तो हम कहते हैं कि ये रूल का उल्लंघन। जो जैसे ब्रह्मपुत्रा रिवर, इंडिया की 3 सबसे इंपॉर्टेंट रिवर में से एक है ब्रह्मपुत्रा रिवर, वो चाइना से होके बहती है और भारत में एंटर। चाइना बड़े स्केल पे उस पर डैम बनाता है, हमें जब बहुत बारिश होती है तो और पानी छोड़ देता है, इसीलिए हर साल ब्रह्मपुत्रा जो है आसाम में फ्लड लेके आती है। तो जब हम पर उस वही चीज बीतती है तो हम बोलते हैं उसको तुम गलत हो, तुम नियम नहीं फॉलो कर रहे हो। भाई पानी तुम्हारे देश से होके बह रहा है मत, लेकिन इसका मतलब नहीं तुम्हारा पानी है, पानी तो नेचर का है, नेचर पे तो सबका अधिकार होना चाहिए। तो ये सारी, इंडिया कैसे वर्ल्ड लीडर बन सकता है, विश्व गुरु बन सकता है, अगर हम खुद इन नियम को फॉलो ना करें? समझ रहे हो बात को? तो हमें ये चीज बताना है कि हमारे ऊपर है, हमारे फायदे में है कि हम इन चीजों को करें। हम चाहें तो इन एग्रीमेंट्स को तोड़ सकते हैं। नॉर्थ कोरिया है ना, एक कंट्री है, किसी चीज का वो मेंबर नहीं है, हाँ सरवाइव कर रहा है ना, फिर भी देखो न्यूक्लियर पावर भी बन गया है। लेकिन क्या नॉर्थ कोरिया जैसे देश कभी वर्ल्ड लेवल पे एक लीडर बन सकते हैं? इंडिया बन सकता है, क्योंकि इंडिया अपनी सारी प्रॉब्लम के बावजूद, जो भी अच्छे अच्छे एग्रीमेंट हैं जो दुनिया के हित में है, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, इन सब को हम लोग फॉलो करते हैं, उसके मेंबर हैं। यूनाइटेड नेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्ल्ड पीस। इसका पर्पस ही था यूनाइटेड नेशन को बनाने का कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देना है। ठीक है, एनिमीज ज्यादा हैं उसका हम लोग बात नहीं करें, हम लोग कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो है वर्ल्ड पीस। भारत को वर्ल्ड पीस के बारे में काम करना चाहिए, करना चाहिए ना। और अच्छी बात है ना कि आप यूनाइटेड नेशन, सारे देश, इतने सारे देश का मेंबर्स हैं, आप उनके साथ मिल करके वर्ल्ड पीस के लिए काम करें। और भारत के बहुत कम दुश्मन, सोचो ना अमेरिका के कितने दुश्मन दुनिया में। अगर कोई एक देश है जिसके नागरिक को घर से बाहर निकलने पे खतरा होता है तो वो है अमेरिका। हमारे दुश्मन पाकिस्तान में लोग नहीं है ना, और है भी तो कुछ लोग हैं, सारे लोग नहीं है, क्योंकि कल्चरली हम लोग बहुत सिमिलर हैं।
समझ रहे हो बात को? तो आपको प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखना है। दूसरा चीज, अगर तुम एक अमेरिकन सिटीजन को देखो, कि कई सारी मूवी देखो ना, इराक में अभी भी कहीं कहीं तुम देखो, इंडियन सिटीजन को इतना खतरा नहीं है। अभी तुमने रसिया और यूक्रेन के वॉर में देखा है ना, कि वहां पे भी किस तरह से इंडियंस को बहुत ज्यादा खतरा नहीं हुआ। कुवैत कुवैत में भी जो है अक्षय कुमार ने एक मूवी भी बनाई उस पे, एयरलिफ्ट, है ना। सद्दाम हुसैन जो है वो इंडियन सॉन्ग सुन रहा था, है। अफगानिस्तान में भी तुम, तालिबान में, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं, इंडियन सॉन्ग सुनते रहते हैं, गाना सुनते रहते हैं, तुम जाओगे तो बहुत इज्जत करेंगे। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझ गए कि कैसे हम लोग उसके बारे में हमें क्या कहना है कि नहीं, सोवरेनिटी को कोई खतरा नहीं है। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, तरह की सिस्टम होती है। एक होता है लिबरल। लिबरल सिस्टम जो है वो इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस देता है, और सोशलिस्ट सिस्टम जो है वो सोसाइटी को। तो लिबरल सिस्टम में क्या है कि इंडिविजुअल लिबर्टी जो है वो सेंटर में होता है। क्या होता है? इंडिविजुअल लिबर्टी। और सोशलिस्ट कंट्री जहां पर सोसाइटी को इंपॉर्टेंस दी, इसी सिस्टम को हम लोग, लिबरल सिस्टम को ही, लिबरलिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म इसी से बन करके निकला, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का मतलब है ओनरशिप ऑफ रिसोर्स, ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस आर विथ इंडिविजुअल। और सोसाइटी का, सोशलिस्ट का मतलब है ओनरशिप ऑफ रिसोर्स। दिख रहा है ये कलर? विजिबल है आसानी से? नहीं दिख रहा? ओनरशिप ऑफ रिसोर्स आर विद सोसाइटी। अब यहाँ पर सोसाइटी की जब हम लोग बात करते हैं तो दो तरह के होते हैं। आप आगे, चूंकि हमें, हमारा ऑब्जेक्टिव इतना डिटेल में इसको सोशलिज्म नहीं पढ़ना है, अदरवाइज दो तरह की व्यवस्थाएं होती। एक होता है, एक सोसाइटी का मतलब होता है कि जो रिसोर्स है उसका ऑनर गवर्नमेंट, और दूसरा स्टेट है, मतलब पूरे देश की संपत्ति है। जो भी लैंड है वो पूरे कंट्री की है। और एक दूसरी व्यवस्था होती है जिसमें जितने भी लैंड है वो सारे किसके हैं? सरकार के। तो हाउएवर यहाँ पे हमें सोशलिज्म क्या होता है? जहां पे रिसोर्स की ऑनरशिप किसकी हो? सोसाइटी की। हमारा जो सिस्टम है, क्योंकि अगर आप प्रेम्बल को देखोगे तो यहाँ पर लिबर्टी की भी बात की गई है, लिबर्टी ऑफ आउट एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। तो लिबर्टी, आपको मैंने बताया, लिबर्टी, लिबरलिज्म इसके बारे में बात करता है, इंडिविजुअल की लिबर्टी के बारे में बात करता है। तो हमारा कंट्री काइंड ऑफ इन दोनों का मिक्सचर है, लिबरल सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम। हमारा जो इकोनॉमी है, अगर रिसोर्स के ऑनरशिप के बारे में बात करें, दैट मीन्स कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब हमारे पास रिसोर्सेज का ऑनरशिप सोसाइटी के पास भी है और इंडिविजुअल के पास भी है। तो हमारा जो सोशलिज्म है वो, सोशलिज्म की जो बेसिक कैनोटेशन है, सोशलिज्म का मतलब है जो रसिया और चाइना फॉलो करता है उससे डिफरेंट है। हालांकि अब ये लोग भी नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे, शुरुआत के समय पे 91 से पहले रसिया और चाइना एक कंप्लीट सोशलिस्ट कंट्री था, जहां पे रिसोर्स का ऑनरशिप 100% वहां के स्टेट के पास। तो इनकी जो सिस्टम है सोशलिज्म की, हमारी जो सोशलिज्म की सिस्टम है उसमें काफी डिफरेंट। हम लोग एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारी स्टेट की प्रॉपर्टी है, जो सोसाइटी की प्रॉपर्टी है, इसका डिसीजन कैसे होगा? डेमोक्रेसी से। तो एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहां पे आपको क्या मिला कि इंडिया का जो सोशलिस्ट सिस्टम है वो कैसा है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, हमारी सोसाइटी का पैटर्न जो है वो जो है वो कैसा है? सोशलिस्ट है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते कि हमारे कंट्री में जितने भी रिसोर्स हैं सबका ऑनरशिप जो है वो सोसाइटी है। हमारी एक तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो है सेकुलर का मतलब। सेकुलर वर्ड अगर आप देखो तो सेकुलर वर्ड का क्या मतलब होता है? इसकी जो ओरिजिन हुई है वहां से अगर इसको निकाला जाए तो सेकुलर का मतलब होता है जहां पर सेपरेशन हो बिटवीन लॉ एंड रिलीजन, स्टेट एंड रिलीजन। देखो, यूरोप में सेकुलरिज्म की शुरुआत होती है यूरोप से, और यूरोप का जो सिस्टम था, मिडाइवल यूरोप, क्या था कि यूरोप में जो स्टेट थे, जो जितने भी राष्ट्र थे, छोटे छोटे देश थे, इन सब के ऊपर कौन था पता है? पोप। क्रिश्चियन मिशनरीज, जो क्रिश्चियन, जो वहां की चर्च है, रोम की जो चर्च है, उसके जो हेड पादरी थे, पोप थे,
वो इसके थे। तो हर स्टेट की एक रिलीजन होती थी, स्टेट जो है राष्ट्र को फॉलो करना होता था रिलीजन को, और ये कौन सा रिलीजन था? कैथोलिक क्रिश्चियनिटी। तो इसके अगर आप देखोगे 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी जो यूरोप का रहा है, 13th सेंचुरी 12th सेंचुरी, इसमें कैथोलिक जो चर्च का प्रकोप था स्टेट में, स्टेट हर वो डिसीजन जो लेता था उसको रिलीजन को कंसीडर करके लेता था। तो ये जो रिलीजन का जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस था स्टेट में, इसके खिलाफ आंदोलन हुआ और इसे ही कहते हैं प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट ने क्या बोला कि धर्म जो है, इसने धर्म की, जैसे हमारे यहाँ भक्ति मूवमेंट है, उसी तरह से यूरोप के मेडाइवल पीरियड में हुआ क्या? क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। उन्होंने, जैसे हम लोगों ने बोला भगवान की सेवा अगर करना चाहते हो तो भगवान का वंदन करो, भगवान की प्रार्थना करो, प्रेयर करो, है ना, सत्संग करो। तो हमारी भक्ति मूवमेंट में क्या था कि हम गॉड से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, हमें बीच में पंडित और पादरी की जरूरत नहीं है। ऐसे ही प्रोटेस्टेंट मूवमेंट था, लेकिन प्रोटेस्टेंट मूवमेंट जो है अलग था इससे। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट का क्या कॉन्सेप्ट था कि प्रोटेस्टेंट मूवमेंट में ये था कि जो वर्शिप है ना, कर्म ही आपकी पूजा, वर्क इज वर्शिप। तो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन प्रोटेस्टेंट मूवमेंट जो यूरोप की थी उसने इस कॉन्सेप्ट को सामने लाया कि स्टेट और रिलीजन के बीच में सेपरेशन होना चाहिए। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट ऑफ यूरोप, इस मूवमेंट ने बोला कि राष्ट्र को जो है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करना है, देश को डिसीजन अपने इंटरेस्ट में लेना चाहिए, ना कि वो डिसीजन लेना चाहिए जो रिलीजन से सही। और इसी तरह से यूरोपियन कंट्री में क्या कॉन्सेप्ट आ गए? यूरोपियन कंट्री में कॉन्सेप्ट आ गए कि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। तो यूरोप में अगर आप देखोगे सेक्युलरिज्म इन यूरोप, तो इसको हम लोग एक वर्ड में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो राष्ट्र है, देश है, वो किसी खास रिलीजन को फॉलो नहीं करेगा, कंट्री किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करेगा। इससे ज्यादा बड़ा मतलब है कंप्लीट सेपरेशन है ना। तो इसके बाद धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि रिलीजन जो है वो एक प्राइवेट अफेयर है। क्यों सेपरेशन होना चाहिए? क्यों सेपरेशन होना चाहिए रिलीजन और स्टेट के बीच में? इसका थीम जो था वो था रिलीजन इज अ प्राइवेट अफेयर। आप क्या विश्वास करते हो, आप कैसे पूजा करते हो, है ना, आप किस तरह से, आपकी क्या बिलीफ है, ये सब आपका क्या है? प्राइवेट मामला है। एंड स्टेट, दैट इज की पॉलिटिक्स इज अ पब्लिक अफेयर। तो क्या हमारे यहाँ पे देखो, तुम हम लोग खुद भी बात करते हैं ना ऐसे, कह रहे वो प्राइवेट मामला है ना, प्राइवेट मैटर पे डिस्कशन नहीं पसंद करते हम लोग, नहीं करते ना। तुम्हें देश दुनिया के बारे में तुम बहुत बड़ा जो है ज्ञान दे रहे हो, है ना, कि माता पिता जो है भगवान समान होते हैं, और कोई तुमसे सवाल कर दे, तुम तो खुद अपनी माँ बाप की बात नहीं मानते हो, क्या कहते? नहीं, वो मेरा प्राइवेट अफेयर है ना। प्राइवेट मैटर को हम लोग डिस्कस करते हैं क्या? नहीं करते। तो यूरोप में ये जो थिंकिंग है कि रिलीजन भी एक प्राइवेट अफेयर है और यह मैटर पब्लिकली जो है नहीं आता। बहुत सारे चीज, जेंडर, सेक्स, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी फैमिली रिलेशनशिप, ये सारे प्राइवेट अफेयर हैं, और हमें जो पब्लिक अफेयर को और प्राइवेट अफेयर को सेपरेट रखना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट ने यूरोप में
कंप्लीट सेपरेशन कर दिया विद इन रिलीजन और स्टेट के बीच में, पॉलिटिक्स के बीच में कोई संबंध नहीं है। और वहां की सरकार, वहां पे ऐसा कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट जो है किसी भी रिलीजियस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इज अ पब्लिक अफेयर और रिलीजन इज अ प्राइवेट अफेयर। इसीलिए आप यूरोप में देखते हो कि यूरोप में एक बहुत बड़ी विचारधारा है, कोई भी रिलीजियस सिंबल उसको पब्लिकली आप नहीं दिखा सकते। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि जैसे जो हिजाब है उस पर यूरोप ने बैन लगा दिया, यूरोप कह रहा हूं, फ्रांस ने, क्योंकि फ्रांस सब जो कंट्री है वो इस बात को बिलीव करते हैं कि जो रिलीजन है उसका प्रदर्शन पब्लिक में नहीं होना चाहिए। रिलीजन एक प्राइवेट अफेयर है और ये आपको घर के अंदर आप जैसे भी, आप जो भी धर्म को फॉलो करो, बट पब्लिकली आप इसको सिंबलाइज नहीं कर सकते। तो चूंकि हमारे कंट्री में भी अभी रिसेंटली जो है वो हिजाब को लेकर के बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई और वहां पर यही मैटर आया था, लेकिन हम लोग इंडिया में इस चीज को फॉलो नहीं करते। हम इंडिया में सेक्युलरिज्म अलग तरीके का फॉलो करते हैं। तो इंडिया में जो सेक्युलरिज्म का फॉर्मेट है इस पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। भारत में सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल रिलीजन बाय द स्टेट। स्टेट हर रिलीजन को एक समान मानेगा और किसी भी रिलीजन में भेदभाव नहीं करेगा। Fearless.